हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपका डेली 2 बजे प्रैक्टिस सेट रहता है 100+ क्वेश्चंस का। और वैसे भी हिंदी में आप लोगों को करा रही हूँ बीएस नेगी से, जिसमें अभी तक आपने भाषा का विकास, वर्णमाला, रचनाएं, लिपि, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो संज्ञा, सर्वनाम, समास आप कर चुके हैं, संधि कर चुके हैं। ठीक है, वो बीएस नेगी जी की जो बुक है वहाँ से चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिस सेट में मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर वाइज आप लोगों का एक लुसेंट जो है वो ज़्यादा मान्य रहती है यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में। तो उसको भी मैं अब रख रही हूँ और प्रैक्टिस सेट में आज का पहला चैप्टर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। सो आंसर दीजिएगा। पढ़ा तो आप सभी ने ही होगा, लुसेंट को बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। चलिएगा। और किसी स्टूडेंट का जो आपका डाउट था कैग को लेकर के, सीजीए एंड सीएजी को लेकर एंड अटॉर्नी जनरल को लेकर, तो वो भी हम आज बात करेंगे उस टॉपिक पर। तो जो भी आपका डाउट रहता है उसे मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि अगर कमेंट के थ्रू बताया जा सकता है तो वो कमेंट के थ्रू बता देती हूँ। और फिर कमेंट में अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो फिर मैं किसी न किसी वीडियो में आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर देती हूँ। सो उन्हीं का ही एक और डाउट था कि मैम सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपने पहले हरिद्वार बताया था, आज पौड़ी बताया है। तो जहां पर मैंने बोला होगा पौड़ी, वो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारी पौड़ी है और सबसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारा हरिद्वार है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका कंफ्यूजन था मे बी। जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया और जो बाद में कराया हरिद्वार और पौड़ी, तो वो आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल में कुछ तो क्वेश्चन में आपका डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फटाफट आंसर दीजिएगा। 33 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में है और इसमें कोई भी इन्होंने संशोधन नहीं किया। जो पुरानी बुक और नई बुक है वो सेम ही है फिलहाल। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है अगर आपसे पूछेगा तो आप जानते हैं हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी भाषा को हम बोलते हैं? हिंदी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म जो है वो किससे हुआ है? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी का जो विकास हुआ है वो मैंने आपको चैप्टर करा है एक मैराथन की फॉर्म में। आपको संधि तक के चैप्टर हैं, वो संधि समास तक के चैप्टर दिए गए हैं, आप उन्हें जा करके देखिएगा। और संज्ञा सर्वनाम आज ही आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अप्रभन से हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो ऐसी कौन सी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आप जानते हैं वो आपकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु को नहीं रखा जाता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी कि ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज्यादा जो है फेमस है? ब्रजभाषा। वर्तमान जो प्रचलित रूप है वो तो नहीं है, लेकिन काव्य भाषा सबसे ज़्यादा फेमस रूप है। ऑप्शन डी, काव्य के रूप में ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। इसका सही आंसर होगा राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दुढ़ानी बोली है। दुढ़ानी बोली जो है, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है, आप जानते हैं पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? मैंने आपको कराया हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखा था तो वो जरूर देखें उस वीडियो को। वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों का जो है हिंदी चल रहा है। जैसे मैंने बीएस नेगी जी का जीएस उत्तराखंड जी के आपको कराया था, सेम वैसे ही मैं आपको हिंदी भी कराया। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लोगों की चलती है 2 बजे। पुरानी बांग्ला जो है इसे ही ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में कौन सी लिखी जाती है? इसका फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही होगा, टिक भी लग रखा है, मराठी को लिखा जाता है, मराठी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मनही के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिन,
दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है, फिलहाल इन्होंने दे रखा है तो मैं बता देती हूँ अवधि भाषा का है, लेकिन यूकेपीएससी इस टाइप का एग्जाम नहीं पूछता है। तो आपका लूसेंट रिवीजन चल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहां पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, वो है पाली। कौन सी है बच्चे? पाली आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? सो आप सभी जानते हैं कि जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि वाला चैप्टर भी मैंने करा रखा है आप लोगों को, उससे ज़रूर देख लेना एक बार। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, देवनागरी है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? जो हम वर्तमान में हिंदी बोलते हैं वो किसका प्रचलित रूप है? तो प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये किस में आते हैं? 15 का ऑप्शन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सो देखो भाई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की एक ट्रिक है, वो क्या है? ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ब्रज से क्या हो जाएगा? ब्रज, ब्रज भाषा हो जाएगा, है ना। ब्रज बुक, बुक से क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। हरियाणा से हरियाणवी, कौरव से कौरवी हो जाएगा, है ना। दक्षिण गए, तो बताओ मुझे और कौन सी रह गई है यहाँ पर? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी। तो क्या है, मैंने क्या बोला था? ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ब्रज, बी से क्या हो जाएगा? ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा, और बुक से हो जाएगा, बू से हो जाएगा बुंदेली, क से हो जाएगा कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी, बांगरू जिसे कहते हैं, कौरव से हो जाएगा कौरवी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बोलोगे? और जो ये आपकी ब्रज बुक है ना, ये ओकार बहुला है। कौन सी? ओकार, ओ का स्वर ज्यादा आता है। और हरियाणवी, कौरवी जो दक्षिणी होती हैं ये आकार बहुला है, इसमें आ का ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, जो राजस्थानी हिंदी है ना, ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी एक ट्रिक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मामा, मामा से माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, लेकर, मामा मेवा लेकर, मेवा यानी कि मेवाती, और कहाँ गए? जयपुर गए, जयपुर से जयपुरी जिसी को ढूंढाड़ी कहते हैं। और जो राजस्थानी भाषा है ना, इसमें आपको ट वर्ग की बहुलता, ट ठ ड ढ, तो ट वर्ग की बहुलता जो है वो राजस्थानी हिंदी में मिलती है। क्या है ट्रिक? मामा मावा लेकर जयपुर गए, तो मामा एक माह से हो जाएगा मालवी, दूसरे माह से मारवाड़ी, मेवा से हो जाएगा मेवाती, और जयपुर से हो जाएगा जयपुरी या ढूंढाड़ी। जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से विकसित है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये उदासीन भाषा है, या फिर इसे कह सकते हैं इसमें उदासीन आकार बहुला है। कैसी है? उदासीन भाषा या फिर उदासीन आकार बहुला आपकी जो पूर्वी हिंदी। एक है मागधी अपभ्रंश, मागधी से जो कि आपका बंगाली, उड़िया, असमिया, बिहारी वाली जो हिंदी आ जाती है ना, इसमें M का स्क्वायर B, M का स्क्वायर B यानी कि 2M, एक है मगही, मैथिली, भोजपुरी, और ये इंकार बहुला, ई का ज्यादा यहाँ पर रहता है। और खस जैसे पहाड़ी, पहाड़ी जो है ना वो आकार बहुला है, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, अब फटाफट आंसर करना। सॉरी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन डी, बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, ना कि पश्चिमी हिंदी। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 43 से लेकर 51 तक यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय वगैरह भी मैंने आपको बताए हैं। कहाँ पर है मुख्यालय बेटा दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का? ऑप्शन सी, चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम,
वहाँ बताया था मैंने, सबसे पहले कौन सी आई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन, हालांकि टिक भी लग रखा है, जो आप आंसर का पता ही होगा आपका। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं संघ को। ब्रज भाषा है तो ब्रज बुक लेने, है ना, तो ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछेगा, मगही किस उपभाषा की बोली है, या तो अपभ्रंश पूछेगा या बोली पूछेगा, ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है? 22 का डी। आप जानते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो एम का स्क्वायर बी है ना, एम का स्क्वायर बी आपका मगही अर्धमागधी से है विकसित, है ना, मागधी से विकसित है, मागधी हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये है सौरसैनी से, किससे है? सौरसैनी से है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है वो कब की गई है? सो 24 का डी 1956 में। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ 1953 में? तो वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये बहुत बार पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये बहुत पूछे जाते हैं। 26 का हो जाएगा बी, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इसीलिए जो है इसी तिथि को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं वो दिन है आपका 14 सितंबर 1949 का। टिक भी यहाँ पर हो रखा है। सो इसीलिए हम मनाते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसीलिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, और कभी कभी उनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, ऑप्शन हो जाएगा 22 है। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कौन सा है? न्यूयॉर्क है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? सो भारोपीय परिवार में कौन सी नहीं आती है? क्योंकि वो आपकी किस में आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। जो तेलुगु भी जो थी वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, इसलिए ऑप्शन सी मलयालम। ये सभी के सभी जो दक्षिण की है ना वो आपकी द्रविड़ में आती है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ही बात हो रही है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस की, जो कि आपके दिनेश बिस्टे जी की जो बुक है उसको मैं अब यहाँ पर आप लोगों को कराने वाली हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के सामने है ना, और BS नेगी का दोबारा से फास्ट रिविजन आप लोगों का चल ही रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है? 70 से 80। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तब आप कहेंगे कि राज्यपाल, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत? ऑप्शन सी। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, देखो भाई वास्तविक प्रधान जो होता है ना, वास्तव में जो शक्तियों का यूज करता है वो चीफ मिनिस्टर। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक। अगर आपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में देखा होगा तो वहाँ का जो कुलाधिपति होता है वहाँ राज्यपाल का नाम आता है। ऑप्शन ई। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/10। 5 का ऑप्शन सी। अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से होता है? और परीक्षावाणी में आपको कुछ कहेंगे कि मैम 31 था, कुछ कहेंगे 30 था। बेटा जो आप लोगों के
आपका क्या था, विधान परिषद था, उसमें एक सदस्य का कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त होने वाला हो गया था, इसीलिए उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ तो उसी टाइम पे फिर आपके 30 हो गए थे। पहले 31 हुए थे लेकिन बाद में आपके 30 से ही विधायकों से किया गया था अंतरिम विधानसभा का। ऑप्शन बी। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? और मुझे ये आप लोग ये बताएंगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट में दीजिएगा आंसर, है ना। वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में, और 17वीं लोकसभा चल रही है केंद्र में। सेंटर में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बताना है, और राज्य में हमारी जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष बताना है, जो कि 5वीं है। प्रकाश पंत, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालयों की जो स्थापना है वो कब हुई है? अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के समय पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% था ना, उस 33% को बढ़ाकर 50% जो है वो कब किया गया है? आंसर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। BC खंडूरी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कस्तूरी मृग जो है ये किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? बताइएगा कस्तूरी मृग, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कस्तूरी मृग, आप जानते हैं उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, और ये जो है आपका कितनी हाइट पर मोस्टली पाए जाते हैं? 3600 से लेकर 4400 मीटर की हाइट पर। राज्य उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? अभय, हाँ मुझे बताओ पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से बताओ भाई। नाम मैंने आपको दे दिया है हिंट कहीं ना कहीं, अब मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग कि कौन थे। बताओ इसके जो पहले रजिस्ट्रार थे, पहले रजिस्ट्रार का नाम क्या है? इनका नाम है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी GCM रावत पहले रजिस्ट्रार। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभय शंकर देसाई थे। कौन थे? अशोक अभय शंकर देसाई पहले मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान कौन है? विपिन सांघी है। कहाँ है हाई कोर्ट? नैनीताल में। गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। कौन से न्यायालय के रूप में? 20वें न्यायालय के रूप। वर्तमान में टोटल कितने न्यायालय हैं भारत में? 25 न्यायालय हैं। एक न्यायालय एक से अधिक राज्यों का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 20वें न्यायालय की स्थापना किस दिन हुई है? जो 20वां न्यायालय बना था उत्तराखंड पूरे भारत में, और 9 नवंबर 2000 को गठन। पहले रजिस्ट्रार GCM रावत बनते हैं। GCM रावत पहले रजिस्ट्रार, पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभय शंकर देसाई बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में देश का सबसे कम दिन का जो राष्ट्रपति शासन है कितने दिन का था? दिन तो यहाँ पर दिए रखा है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि कब से कब तक ये शासन रहा था? ऑप्शन सी 46 डे। उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को कब शुरू किया था? उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को जो शुरू किया है वो कब शुरू किया था? 14 का डी 4 मई 2001 आपका सही आंसर होगा डी। 14 का डी बिल्कुल सही होगा। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया है? हमारा उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को कराया है, और मैंने क्वेश्चन दिया था कि ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब बनाया गया था, घोषित किया गया था? 2015, और वहां पर 2016 था, है ना। तो वही ऑप्शन क्या था? गलत था। अभी आपको आंसर भी मिल गया। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया? 16 का आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन सी सौगंधित पुष्प। कोल पद्म तो इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं। राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का जो परिसीमन हुआ था वो कब संपन्न हुआ था? 5 नवंबर 2000 को पहला परिसीमन संपन्न होता है विधानसभा सीटों का। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद। क्वेश्चन नंबर 18 डी माला राज लक्ष्मी शाह। देखो भाई, प्रैक्टिस सेट में हम क्या नाम है, दिनेश कुमार बिष्ट जी की बुक को कवर करते हुए चलेंगे, और मॉर्निंग में आप लोगों का और इवनिंग में एक सेशन आएगा जिसमें हम जो है BS नेगी को दोबारा से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान CBI मुकदमा झेलने वाली पहली महिला कौन थी? सुभाषिनी बर्दवाल। GS में आपको ना ऐसा करना है उत्तराखंड जीके के, अगर आपने मान लो 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर आप लेकर के आ रहे हो ना तो बहुत है भाई। 30 से मैं कहूँगी 35 तक तो आप स्कोर करना ही। अब 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, नया हो, कुछ अलग हो, कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो वो 5 क्वेश्चंस को साइड में रखते हैं। स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए, स्कोरिंग है आपका उत्तराखंड।
सो सुभाषिनी बटवाल हो जाएगा। राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? 20 का डी दुर्गेश जोशी थे। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राज्य हमारे उत्तराखंड के, वो कौन है। और हमारे केंद्र सरकार में जो है ना, हमारे भारत सरकार के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। ये भी अभी नए बने हैं, तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है। राज्य का पहला साइबर थाना है देहरादून। अब मुझे जल्दी से ये बताना कि दूसरा साइबर थाना कहाँ और कब बना है। तो प्रथम साइबर थाना देहरादून में कब बना है? ए हो जाएगा 25 मार्च 2015 को। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? आपका चंपावत। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? कहाँ का? कुमाऊं। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सुखीढांग को। सुखीढांग कौन से जनपद में है? जल्दी कमेंट करो। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन काम करता है? क्षेत्र पंचायतें जो होती है वहां पर सचिव के रूप में काम कौन करता है? आपसे ये पूछे। 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, बीडीओ। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? 25 हरिद्वार सर्वाधिक नगरों वाला जिला है। सेवा का अधिकार कानून के तहत वर्तमान में कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं? 10 सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियां थी? देखो भाई, कुमाऊं क्षेत्र में तो 19 क्या थे? परगने थे और 125 पट्टियां थी। और गढ़वाल में 11 क्या थे? परगने थे और 86 पट्टियां थी। तो 19 11 और 125 86 है ना। 19 11 मतलब 19 जो है वो कुमाऊं में थी, 11 जो थी वो गढ़वाल में क्या थी? परगने थे। 125 और 86 मतलब 125 कुमाऊं में क्या थे? पट्टियां थी और 86 पट्टियां जो थी वो गढ़वाल में थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियां थी? 11 और 86। ऑप्शन बी। राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। बुरांस के अत्यधिक अवैध कटान के कारण उसे कब जो है संरक्षित वृक्ष जो है घोषित किया गया? 29 का बी 1974। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि केदार 1972, मेहरुड़ी, बागेश्वर। और देखो वैसे तो ये बागेश्वर में, लेकिन जब बागेश्वर ऑप्शन में नहीं हो ना, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्होंने वहां पर पिथौरागढ़ को फिर माना था, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो आपका टच होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग 1992 नहीं था। फटाफट आंसर करो कि मेहरुड़ी का गठन कब हुआ। बता रखा है आप लोगों को अभी परीक्षा वाणी में। अस्कोट 1986, कस्तूरी मृग 1982, बाकी सही है। सन 1874 में कौन सी व्यवस्था लागू हुई है? राजस्व पुलिस व्यवस्था। क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। अभी आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत भाग पर ये लागू है। सरकारें तो सोई हुई हैं, है ना। 23वीं साल में हमारा उत्तराखंड जा रहा है, लेकिन 22 साल उत्तराखंड को बने हो गए। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, 75 साल पूरे, लेकिन वहीं के वहीं है। 1874 में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है वो वर्तमान में उत्तराखंड के 61% भाग पर है। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1969 में गढ़वाल मंडल बना। आपसे पूछेगा कि गढ़वाल मंडल कब बना? 1969 में। और उस समय गढ़वाल मंडल में कितने जिला हुआ करते थे? 4। और वर्तमान में कितने हैं? 7। राज्य चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है। यहाँ पर आप कहेंगे कि 4 लहरें तो गंगा नदी की। बेटा वो प्रॉपर गंगा की ही नहीं, गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, इन 4 की है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच में से चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है और इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, ये भी सही है। गंगा, यमुना, काली, रामगंगा की 4 लहरें। उत्तराखंड में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 4। अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ है? 36 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 9 जनवरी 2001 पहला सत्र हुआ था। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय देश में स्थित उच्च न्यायालयों में से कौन से नंबर का है? 20वां है। नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब पड़ी है? 27 अप्रैल 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे?
अशोक अभयशंकर देसाई थे, जीसीएम रावत पहले रजिस्ट्रार थे। हरीश रावत उत्तराखंड में किस नंबर के चीफ मिनिस्टर? इस बार विधानसभा चुनाव हुई हैं, पुष्कर सिंह धामी दोबारा से चुने गए हैं, तो मुझे ये बताना है कि पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये थे 8वें नंबर के हरीश रावत। मार्गी टलवा उत्तराखंड में किस नंबर की राज्यपाल थी? और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, और सीक्वेंस वाइज अगर बात करें तो ये चौथी राज्यपाल थी, लेकिन महिलाओं में पहली थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट कौन है, गवर्नर कौन है, फटाफट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय तक उत्तराखंड में राज्यपाल कौन रहे हैं? 42 का सी, BL जोशी रहे हैं। विजेंद्र जैन कौन थे भाई? विजेंद्र जैन की अगर बात करें तो ये थे मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रपति के आदेश पर उत्तरांचल नाम परिवर्तित अधिनियम 2006 को कब सहमति मिली थी? सहमति दी गई थी इसे कब? 29 दिसंबर 2006 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को होता है, तो दूसरा परिसीमन कब हुआ था? पहला 5 नवंबर 2001 को होता है, तो दूसरा कब होता है आपसे पूछा है? दिसंबर 2006 में हुआ था। कब हुआ? दिसंबर 2006 में हुआ था। तो 45 का बी यहाँ पर सही होगा। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई है? चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने घोषणा करी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च 2020 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आता है। तो उत्तराखंड का पहला चैप्टर आपका दिनेश कुमार बिष्ट जी की जो बुक है, जिसे बच्चे कई बार बुक बोल भी चुके हैं और मैराथन की फॉर्म में मैं इसे करा भी चुकी हूँ। यहाँ पर आपका जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए निदेशक या महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस, लेबर दिवस, तो 1 मई को मनाया जाता है। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ऑप्शन हो जाएगा 1 का ए हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? गुजरात रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब यहाँ पर जो जीता है उनका नाम है भारत ने। टाटा IPL 2022 खेल का आयोजन जो है किस देश में हुआ है? हो चुका है 15th एडिशन। गुजरात टाइटंस जीत भी चुका है। और 4th का सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार 10 टीमों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखना, पहले 8 टीमें खेलती थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? सो राष्ट्रीय डॉल्फिन डे जो मनाने की घोषणा की है वो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी ट्रॉफी या हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 इंडियन रेलवे ने जीता है। ऑप्शन डी। ट्यूलिप उत्सव 2022 इस बार पूछ सकता है महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन। ट्यूलिप उत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हाल ही में कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? उत्तर पूर्वी आपका ऑप्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उत्तर पूर्वी आए तो आपका दिल्ली असम में ही होगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया है? 1 मार्च हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया है?
3 मार्च को मनाया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कि मैम ये तो बने हैं आपका ग्रेबियल बॉरिक बने हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली सरकार। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 विश्व वानिकी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। सो 15 का 21 मार्च। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA नाम का एक लेजर हथियार डेवलप किया है? सो करेक्ट आंसर चाइना ने किया है। किसने? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान FRI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि नई निदेशिका या नई निदेशक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बनी है? रेणु सिंह। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है? कोलंबिया। कौन रहा है? कोलंबिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड बुटसट को। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को इस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार और कर्नाटका की नेशनल पार्क। कर्नाटका में एक चीज़ याद रखना है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटका में है। और सिलिकॉन वैली से कहा जाता है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु को। आंसी, बनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल यहीं पर ही है। शरावती रिवर कहाँ की है? वो भी कर्नाटका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भुगतान परिषद जो है PCI, इसके अध्यक्ष कौन बने? विश्वास पटेल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वरुण 2022 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच में हुआ है। 22 का ऑप्शन सी होगा। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वरुण की बात करें तो पोखरण राजस्थान में हुआ है, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण। नेक्स्ट है उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया? इसी दिन एक बैंक है जो आपका बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं RBI, उसका भी स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? सो ये बना है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। सो गाइस, आपका फाइनली उत्तराखंड का जो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी इसमें आए थे, एक आध दो क्वेश्चंस, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है नेशनल इंटरनेशनल। एंड आपको मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन UKPSC तो ऐसा पूछता है, कहीं का प्रेसिडेंट बन गया हो, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नया चेयरमैन बना हो, जैसे कि आपका निर्वाचन आयोग इस बार इम्पोर्टेंट है, DRDO इम्पोर्टेंट है, ISRO इम्पोर्टेंट है, FRA का आपको पता ही है ना, और हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें, प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये इनके बारे में इस बार पूछ सकता है। इस बार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? बताइएगा। और आज जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं वो लिए हैं किससे? घटना चक्रों से क्वेश्चंस को उठाया है। लंदन में इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है उसको प्रारंभ किसने किया था? 1905 में, फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने भारत के बाहर जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। और जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी आप जानते हैं, क्या? इंडिया हाउस के नाम से भी। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना। और यहाँ से एक समाचार पत्र था सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट नाम का एक समाचार पत्र था, उसका भी प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 2,
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? अगर आपसे ये पूछता है तो आपको ध्यान रखना है लंदन में फरवरी 1905 में की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? इंडियन होम रूल सोसाइटी बताया था अभी आप लोगों को, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी, और यही जिसे इंडिया हाउस भी कहते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट नाम से यहाँ पर एक प्रकाशन भी हुआ था पत्रिका का, समाचार पत्र का, और इसका जो गठन है वो हुआ था फरवरी 1905, ऑप्शन हो जाएगा डी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे ये पूछता है तो मैंने कहा है कि इंडिया हाउस किसे कहते हैं, आपको पता है। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? बात करते हैं 1913 की, और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम की एक संस्था का गठन किया, और इसी संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और गदर पार्टी के सदस्यों में आप जानते हैं रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम, ये कुछ प्रमुख यहाँ पर थे। सो यहाँ पर पूछा है कि स्थापित किया था, सो आंसर हो जाएगा ए, लाला हृदय याल यहाँ पर होगा। चूंकि ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया है, इसीलिए जो है वो लाला हृदयाल, इसलिए आपको बाकी मैंने जो सदस्य थे वो भी आपको बताया है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसके पथ प्रदर्शक थे, इसीलिए जब सोहन सिंह भाकना नहीं है तब उनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? अगर आपसे ये पूछता है तो आंसर दीजिएगा वही चीज़ें, कि आप फिर ये नहीं कहेंगे कि मैम क्वेश्चन में तो सोहन सिंह भाकना है नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं है तो उनका कोई सदस्य तो होगा ना, तो वो ही फिर उसका आंसर यहाँ पर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? सो गदर पार्टी आपने ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? सो गदर पार्टी का नेता जो महत्वपूर्ण भूमिका में थे, अब उनका नाम है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन की जो स्थापना है वो किसने की थी? अब आंसर दो। सो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा सोहन सिंह भाकना, है ना। सोहन सिंह भाकना जो है इन्होंने इसको गठित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना ही थे। गदर पार्टी जो थी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बनाई एक संगठन था। अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में से बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, और उर्दू और पंजाबी में जो प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे कौन? सरदार सोहन सिंह भाकना थे, और यही जो है पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक्टिव होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो इनका जो आधार स्थल था वो था इनका पश्चिमी अमेरिका था। कौन सा था? पश्चिमी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था वैसे, तो फ्रांसिस आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? सो अभी जस्ट बताया है मैंने, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा टी। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यूएसए आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गदर क्या था? बताओ गदर क्या था? क्वेश्चन नंबर 14। ये मत सोचो कि क्वेश्चन लॉन्ग में है कि मैम ये तो इस टाइप का नहीं आता, शॉर्ट में भी वो आपका वन लाइनर बन सकता है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो जस्ट बताया ना अभी आपको, उस बड़े क्वेश्चन से ही आंसर निकल गया है, सैन फ्रांसिस्को वेस्ट यूएसए। जो गदर क्रांति है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या था? पहला महायुद्ध का शुरू होना। 1914 में पहला युद्ध छिड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध होता है,
और वही उसका रीजन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, स्थापना की थी। 17 का वो थे महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी थे बरकतुल्ला के साथ पहले युद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। और राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने थे और इसे जर्मनी और रूस ने भी मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप और प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्ला थे? तो आप कहेंगे मैम काबुल में, और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो किन्हें जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो आप जानते हैं एक क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था और जेनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। 1907 में उन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी की इंटरनेशनल समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जिन्होंने सब पहले भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया जिसकी डिज़ाइन उन्होंने खुद तैयार किया था। और इसी सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत के स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1935 में 74 वर्ष 74 वर्ष की आयु में बम्बई लौटकर आती हैं और वहीं उनका देहांत हो जाता है उसी वर्ष। और भारतीय क्रांति की मां कहते हैं भिकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आपको यहाँ पर सही कौन सा है वो बताना है। तो विचार कीजिए 20 का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी आपका, बिकॉज 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने फहराया था। क्या सही है? बताओ भाई। 20 का आपको बताना है, बोलो। तो आपको ध्यान देना है कि इन्होंने जो है सबसे पहले पेरिस में आयोजित, कहाँ? जर्मनी के स्टुगार्ट में करा था, जर्मनी के स्टुगार्ट में। इसलिए ये पहला तो नहीं होगा। मैडम कामा जो है दादा भाई नेहरू की निजी सचिव भी रही हैं। बिल्कुल, ये इनके निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी यहाँ पर सही है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले खुद बनाया था और उसे फहराया था? जर्मनी के स्टुगार्ट में 22 अगस्त 1907 को। आंसर हो जाएगा बी, भिकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 में पहला तिरंगा ध्वज जो है वो कहाँ फहराया था? जर्मनी में फहराया था और स्टुगार्ट। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्न में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के रूप में फांसी की सजा मिली थी? तो उनका नाम है मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह। ऑप्शन सी, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह नगर को फांसी की सजा मिली। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव की सलाहकार थे कर्जन ग्वाइली और कुवास लोलका, इनको गोलियों से भून दिया। उनको फांसी की सजा दी। फिर आपके उधम सिंह जो है, आप जिनका नाम पर ही उधम सिंह नगर पड़ा हुआ है, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या की थी। तो इन्हें भी सजा हुई थी। ऑप्शन सी। मैडम भिकाजी कामा एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? बताओ। तो इनमें एक तो ये क्या थे, एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में अपना काम कर रहे थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर ध्यान रखना है, कामा गाटा मारू क्या है? कामा गाटा मारू क्या है? कामा गाटा मारू क्या है?
कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, बाबा गुरदीप सिंह। कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह। यहाँ पर याद रखना है। क्योंकि देखो भाई, कनाडा की यात्रा पर निकला था कामागाटा मारू, एक जहाज था, जलपोत था, जिससे पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376, पूछा जाता है कितने यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडाई पुलिस है ना, उसने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में सोर कमेटी यानी कि तटीय समिति का गठन होता है। और अमेरिका में जो भी भारतीय रह रहे थे, उनमें भारतीय भगवान सिंह, परकतुल्ला रामचंद्र, सोहन सिंह, इन्होंने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। और कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कि कलकत्ता पहुंचने पर जो क्रोधित यात्री थे, उन्होंने पुलिस में क्या हो गया, उन यात्री और जो पुलिस थे उनमें संघर्ष हो गया, जिसमें जो है 18 यात्री मारे जाते हैं लगभग बोलते हैं, लेकिन 202 यात्रियों को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो यही था आपका यहाँ पर घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते ये फेमस था, ऑप्शन बी। अब कामागाटा मारू क्या था, तो आप जानते ही हैं, एक जहाज था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम बात करेंगे आपके पॉलिटी का चैप्टर, जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पर छात्र का डाउट आया था, वो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, एक आया था, इनका डाउट आया था कि भारत का महान्यायवादी और सीएजी है ना, सीएजी आपका एक होता है, आपका सीएजी एक होता है सीजीए है ना। सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जितो भी भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सभी तरह के जो लेखा होते हैं, उनका अंकेक्षण कौन करता है, और या फिर जितनी भी सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, इनकी नवरत्न कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो लेखा परीक्षण करता है वो है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जीसी मुर्मू है। सीजीए जो कि भारतीय दास वर्तमान में सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है लेखा मामलों के मुख्य सलाहकार होते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में काम करना है, किस फॉर्मेट में तैयार करना है, तो वो जो सलाह वगैरह देते हैं ना, वो काम होता है सीजीए का। ठीक, तो ये आपका हो गया है सीजीए, सीधे सीधे सिंपल सी भाषा में बात करो। अब एक आपका आया था कि सीएजी, सीजीए एंड आर्टिकल 76, तो आर्टिकल 76 आप जानते हैं कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की अगर मैं बात करूं, तो अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है कि भारत सरकार का वकील। आई होप आपका यही डाउट होगा, जो कि क्लियर हो चुका है। ठीक, सो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अब मुझे फटाफट ये बताओ कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, जल्दी से कमेंट करो। भारत सरकार के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, जल्दी बताइएगा। हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? आर वेंकट रमणी को बनाया गया है, आप सभी जानते हैं। इनसे पहले के वेणुगोपाल थे, उनकी जगह पे आप किसे बनाया गया? आर वेंकट रमणी। तो इस बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रावधान है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि भारत सरकार का एक तरीके से कहते हैं वकील, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो आहर्त किसी व्यक्ति को भारत का जो यानी कि जो योग्यताएं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के लिए होती है ना, वही योग्यताएं जो रखता हो वो महान्यायाधीश अपॉइंट होता है। आर्टिकल 76(1) के तहत कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और 76(2) ये कहता है कि महान्यायवादी का जो कर्तव्य होगा वो होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक
स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित क्या करते थे, निर्देशित करते रहे। तो ये है आपका महान्यायवादी। ठीक, और आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या है? ये सलाह देता है। ये क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अब देखो भाई, ये एक विधि क्या है हमारा, एक मतलब से लॉ है। एक आपने सुना होगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165(1) के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति होगा वो एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता होगा। क्या होगा? महाधिवक्ता। इसका काम क्या होगा? वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों ही क्लियर हो गया होगा। वो आपको क्या करता है? विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी मानते हैं। और महाधिवक्ता सलाह देता है कानूनी विषयों पर। ठीक, और वह राज्य सरकार का पहला विधिक सलाहकार होता है। और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटाया, लेकिन हटाया केवल उसी रीति और आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाए। आर्टिकल 124 के तहत जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, वैसे ही कैग को हटा सकते हैं। इनकी जो आयु होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग इनका जो है टाइम कार्यकाल होता है। और जो ये आपने पढ़ा ना, CGA है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका उल्लेख वैसे संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन जो पावर्स राष्ट्रपति को दी गई उसी पावर आर्टिकल 50 के तहत जो है वो उनकी नियुक्ति करती है। बात करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ डील करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अभी आपको पता है परामर्श जो देता है वो होता है कौन? ऑप्शन बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रयत्न क्या करता है? अपना पद धारण करता है। तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को कैसे जो है नियुक्त किया जाता है? बताइएगा, नियुक्ति कैसे होती है इनकी? आप जानते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने होगा, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी समझा जाता है? बताइएगा, किसे पहला विधि अधिकारी समझा जाता है? तो आप जानते ही हैं महान्यायवादी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? किसके विधि सरकार हैं? किसके जो है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसके हैं? भारत सरकार के। किसके हैं भाई? भारत सरकार। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, भारत सरकार के होंगे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। भारत सरकार मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार का कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है,
बिल्कुल सही है। आ, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही। उसे संसद की किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं। इसलिए 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पार्लियामेंट संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में या फिर संसद की किसी समिति में, जिसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 88 कहता है। तो आंसर हो जाएगा वो है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछेगा, लेकिन इस बार मोस्टली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कौन बने हैं, ये आएगा करंट अफेयर का। महान्यायवादी हो जाएगा आंसर। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है? महान्यायवादी है। निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन देख रहे हो किस टाइप से आपसे पूछा गया? भारत के महान्यायवादी को कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मतलब बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? मतदान कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए 1 2 3 होगा। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की संयुक्त बैठक, संसद की किसी समिति, इसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसी अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि उसे मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता निम्न में से क्या होता है? अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। सॉलिसिटर जनरल आप जानते हैं जनरल के अलावा, अटॉर्नी जनरल के अलावा भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होता है। अन्य विधि अधिकारी जो कि आपका होता है सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, है ना। तो अटॉर्नी जनरल के बाद ही आता है, तो वो है आपका कौन? आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। तो एक कानूनी सलाहकार के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। इन्हें सॉलिसिटर, ये अन्य विधिक अधिकारी होते हैं और इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, यानी कि महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है ना, उसको उसके दायित्वों के निर्वहन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, हो गया होगा जिसका भी डाउट था। भारत का सॉलिसिटर होता है कौन? तो अभी बताया है, एक कानूनी अधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? बोलो जल्दी से आंसर दो। किसको, मतलब किसके लिए होता है? अभी आपको बताया गया था कि जो आपका सॉलिसिटर महाधिवक्ता होता है वो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और किसकी हेल्प करता है? अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ। एक न्यायिक सलाहकार होता है, या आपका ऑप्शन डी। तो आपका हो जाएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
महाधिवक्ता जो होता है ना वो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, एडवोकेट। आर्टिकल 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल अपॉइंट करता है। और आर्टिकल 165(1) ये तो आपका था 2 के तहत कि वो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। 165(1) के तहत आपका ये है। 163 का 3 कहता है कि राज्यपाल प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है वो। और राज्य सरकार का प्रथम क्या होता है, विधिक। राज्य सरकार का प्रथम क्या होता है, राज्यों का जो सरकार का जो विधिक अधिकारी होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? सो आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है? एडवोकेट जनरल है। कौन है? एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो 22 का ऑप्शन 148 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है 148(1) के तहत। और 151(1) के अकॉर्डिंग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है। और 151(2) के तहत राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? सो आप जानते ही हैं आर्टिकल 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सबसे पहले निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले भारत के प्रेसिडेंट के पास ही तो जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन होता है? किसके द्वारा होता है? आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान द्वारा होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर वेतन और शर्तों का निर्धारण अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो, वेतन, महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को। अतः सीएजी के वेतन सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर आपका 65 वर्ष की उम्र का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का। कितने का होता है? 6 वर्ष। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? देखो भाई कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। उस सेवानिवृत्ति के पश्चात बस अन्य सरकारी अयोग्य हो जाता है सेवा के लिए, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, इनके पद से हटा सकते हैं। तो 148(1) के अकॉर्डिंग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत सरकार के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये सही है। और कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही नहीं है बोला है तो वही आपका हो जाएगा ऑप्शन, उसे हटा नहीं सकता, बल्कि उसे उसी रीति से हटाना होगा, उसी आधार पर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं 124 के तहत जिनको हटाया जाता है उसी के तहत। ठीक, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता है?
तो देखो भाई, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, वह केंद्र राज्य सरकार के राजस्व भारत के अंदर और बाहर किए गए लेन देनों का लेखा परीक्षण करता है। और वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ और हानि के लेखों की परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। वह सरकारी कंपनियों में निगमों की, आपकी जो निगम होते हैं उनकी आपका महत्व क्या करता है, परीक्षण भूमिका निभाता है। तो बताओ यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 28। तो आप जानते हैं कि जो आपका भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ना, वो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, लोक निधि के फलोत्पादक और आसन, इसे छोड़ दीजिएगा, अब ये आपके काम का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है आपके काम का ही। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो आर्टिकल 151 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के दोनों सदनों में समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होगी वो संसद की होगी। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकलेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कैग, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो अपने पद से उसे जो है सर्वोच्च किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो जल्दी मुझे बताओ, 124 के अंतर्गत जो है न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, किन आधार पर? उन्हीं आधार पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए। और आर्टिकल 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या लेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र मार्गदर्शक होता है। तो आंसर हो जाएगा लोकलेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम के लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तराधिकारी से मुक्ति देता है। ये संशोधन हुआ था। तो याद रखना है, 1971 में 1976 में संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आपको विचार करना है 35 पर और विचार करके बताना है कौन सा सही है। सो भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। तो आपको पता है राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर होती है, बिल्कुल सही। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना, ये आपका गलत है। ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकलेखा निधि अभिभावक किसे कहते हैं? लोकलेखा निधि का अभिभावक जो है वो किसे कहा जाता है? 36। ये कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रक है महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीएजी नियंत्रक है महालेखा परीक्षक के जो कार्य है वो कार्य करते हैं किस रूप में? तो याद रखना है, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नियंत्रक जो होता है वो किसके रूप में काम करता है? भारत सरकार के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। उसका कर्तव्य होगा कि वह ये देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि
में जो है समुचित विधानमंडल की प्राधिकार के बिना 1 पैसा खर्च नहीं किया जाए। तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, या सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलेगा, आज के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। हाँ बताओ भाई। तो लोक वित्तीय संरक्षक के रूप में हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका रह गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? 38 का ऑप्शन डी, व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो ये आपका कैग और वो था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिनका भी डाउट आया था, आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।